हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ऑडियो कैफे में दीपांजलि और वैदिक बुरी तरीके से लड़ाई हो रहे थे। सभी लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। वही वैदिक दीपांजलि के खुद को गधा कहने पर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? विप्लव वैदिक को पकड़ कर बोला, अरे बस कर, बच्चे को मार डालेगा क्या? वैदिक विप्लव के बाद पर उसे दीपांजलि की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप इसे नहीं देख रहे हो कैसे मुझसे बदतमीजी कर रही है? दीपांजलि वैद्य को इग्नोर करके सुधांशु से बोली, भैया मेरी आइसक्रीम। दीपांजलि की बात पर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं लेकर आता हूँ, तुम झगड़ा मत थोड़ा। दीपांजलि अपना सिर हिला देती है और सुधांशु उसके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। वैदिक बुरी तरीके से दीपांजलि को घूरता रह जाता है। विप्लव उन दोनों के झगड़े को शांत होने के बाद दीपांजलि से बोला, वैसे दीपा तुम सुधांशु के साथ क्यों रहती हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ? बोली, मेरे डैडा काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और मेरी मॉम नहीं है। विप्लव कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारी मॉम नहीं है मतलब क्या? तुम्हारे डैडा ने तुम्हें अडॉप्ट किया है? दीपांजलि अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, दादू और दादी कहती है कि मम्मी हेवन चली गई है। रिया दीपांजलि को अपनी गोद में बैठाते हुए, इसका मतलब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। रिया की बात पर दीपांजलि उसे देखते हुए बोली, मतलब? मैं समझी नहीं। जिसे सुनकर रिया दीपांजलि का नाक को खींचते हुए बोली, इसका मतलब यह है कि पूरी फैमिली का प्यार हमें मिलेगा। हमारे जितने दोस्त होंगे उन सब का प्यार हमें मिलेगा और डैडा का सारा प्यार हमें मिलेगा। रिया की बात सुन दीपांजलि उसके हाथ को अपनी नाक से हटाते हुए बोली, लेकिन मुझे मॉम चाहिए। दीपांजलि की बात सुन सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सुधांशु भी आइसक्रीम लेकर वहां पर आ जाता है। सुधांशु आइसक्रीम दीपांजलि और वैदिक के सामने रखते हुए बोला, चलो आइसक्रीम खा लो। दीपांजलि वैदिक के आइसक्रीम को लेकर विप्लव की तरफ बढ़ाकर बोली, भैया ये आपके लिए, क्योंकि इस लड़के ने कहा था कि ये मेरा दिया हुआ कुछ नहीं खाएगा। जिसे सुनकर वैदिक बड़े एटीट्यूड में बोला, मुझे खाना भी नहीं है। दीपांजलि वैद्य को इग्नोर करके अपना आइसक्रीम खाने लगती है। सनसेट होटल में टेरिस पर निधि जी खड़ी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोले, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? इंद्र पिलर के पीछे से बाहर आते हुए निधि जी से बोला, आफ्टर लॉन्ग टाइम निधि। निधि जी इंद्र की बात पर उसे गुस्से से देखते हुए बोले, खुद रागिनी को मारकर रास्ते से हटा दिया और अब मुझसे क्या चाहते हम? इंद्र निधि जी की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इतने इनोसेंट मत बनो। अपनी शो कॉल्ड बेटी को सारंग परिवार की बहू बनाकर तुम्हें क्या लगता है तुम तो पोजीशन हासिल कर लोगी जो करना चाहती हो? इंद्र की बात पर निधि जी अपनी आंखें रोल करते हुए बोले, तो तुम क्या चाहते हो? उसे निठल्ले सिलेंडर के पास में चली जाऊं जो खुद कुछ दिनों में सड़क पर आने वाला है? इंद्र एक शीशी निधि जी की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे अपने सो कॉल्ड दामाद को दे देना। उस शीशी को देखकर निधि जी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, देखो इंद्र, मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अदिति की जिंदगी बन गई। इंद्र अपनी आंखें छोटी करके बोला, इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली मेरा काम करने से मना कर रही हो? निधि जी अपना सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल सही समझे। अब तक के सारंग परिवार के सारे इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें देने लायक थे मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तभी एक आवाज़ आती है, जो हमारे काम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इतना कहकर वो निधि जी को रेलिंग के पास धक्का देते हुए ऊपर से नीचे धकेल देता है, जिससे निधि जी उसके हाथ को अपने नाखूनों से रखोड़ते हुए पीछे की तरफ धकेले चली जाती है और उसकी चीख उसे पूरे एरिया में गूंज उठती है और वो टेरेस से नीचे गिर जाती है। इंद्र हैरान नज़रों से अपने बगल में खड़े शख्स को देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर हम इसे मानते तो ये मनाते तो वो मान जाती। वो शख्स तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इसका एटीट्यूड मुझे कभी रास नहीं आता, इसलिए इसे रास्ते से हटा दिया। जिसे सुन इंद्र अपने दांत पीस कर बोला, और अब ये दवाई शोभित तक कैसे पहुंचाओगे? ये सुन वो शख्स बोला, उसे बस नपुंसक बनाना है ना, तो ये तो कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। इंद्र उसकी बात सुनकर बोला, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, तुम इस दवाई को शोभित को क्यों देना चाहती हो? ताकि वो कभी बाप ना बन सके और अदिति उससे दूर हो जाए?
उस शख्स ने सीधा से जवाब दिया, जिस पर इंद्र टेरेस से नीचे झांकते हुए बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। वो शख्स इंद्र की बात पर अपना सिर हिलाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रात के 10 बजे सारंग विला में शोभित अदिति के साथ अंदर आता है। रचना सबसे पहले आरती की थाली लाकर अदिति की आरती करती है और उसे टीका लगाते हुए कहती है, पहली सक्सेस के नाम। अदिति रचना के पाँव छूते हुए बोली, थैंक यू माँ। निर्जला उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, रात काफ़ी हो गई है रचना, कल सुबह सेलिब्रेट करेंगे, बच्चों को आराम करने दो। निर्जला की बात पर सुनकर अदिति इधर उधर देखते हुए बोली, परिमा मम्मा कहाँ है? निर्जला अदिति की बात सुनकर बोली, शाम को 7 बजे वो कह रही थी कि उन्हें कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाना है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैंने उन्हें कॉल भी किया लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। निर्जला की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर परेशानी भरे लकीर आ जाते हैं, जिसे देखते हुए शोभित कहता है, तुम परेशान होना बंद करो, मैं निधि माँ को ढूंढता हूँ और तुम जाकर आराम करो। अदिति शोभित की बात सुनकर बोली, लेकिन मम्मा इतनी रात को गई कहाँ है? शोभित अदिति के कंधे पर हाथ रख कर बोला, शांत हो जाओ, मैं पता लगाता हूँ ना, तुम जाकर आराम करो। इतना कहकर शोभित अपना फ़ोन निकालते हुए विला से बाहर की तरफ चला जाता है। अदिति को परेशान देखकर रचना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, शोभित उन्हें ले आएगा, तुम जाकर आराम करो, लंबे सफ़र से आई हो ना। रचना की बात सुन अदिति अपना सिर हिलाती है और कमरे की तरफ चली जाती है। तभी विकल्प और विप्लव वैदिक के साथ आ जाते हैं। विप्लव आते ही रचना से बोला, मॉम बनी कहाँ है? विप्लव की बात पर रचना उसे घूरते हुए बोली, पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? नीलिमा आते हुए बोली, और साथ में मेरे बेटे को भी अपनी तरफ फालतू बना रहे हो। रचना नीलिमा की बात पर एक नज़र उसे घूर देखने के बाद वैदिक की तरफ देखते हुए बोली, और तुमसे कितनी बार कहा है रात को मत घुमा करो। हाथ रखते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, शोभित उन्हें ले आएगा, तुम जाकर आराम करो, लंबे सफ़र से आई हो ना। रचना की बात सुन अदिति अपना सिर हिलाती और कमरे की तरफ चली जाती है। तभी विकल्प और विप्लव वैदिक के साथ आ जाते हैं। विप्लव आते ही रचना से बोला, मॉम बनी कहाँ है? विप्लव की बात पर रचना उसे घूरते हुए बोली, पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। नीलिमा आते हुए बोली, और साथ में मेरे बेटे को भी अपनी तरह फालतू बना रहे हैं। रचना नीलिमा की बात पर एक नज़र देखने के बाद वैदिक की तरफ देखते हुए बोली, और तुमसे कितनी बार कहा है रात को मत घुमा करो। वैदिक छोटा सा मुंह बनाकर बोला, आई एम सॉरी बरीमा, लेकिन भाई के साथ जाने में क्या दिक्कत है? जिसे सुन रचना उसे नीलिमा की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो जाकर अपनी माँ को समझाओ कि मेरे बेटे को फालतू ना कहे। वैदिक आंखें रोल करते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वैदिक सबकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रचना विप्लव की तरफ देखती है, जिस पर विप्लव अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मैंने बाहर डिनर कर लिया है, भाई ने भी बाहर कर लिया है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, मैं बनी से कल सुबह मिल लूँगा। इतना कहकर विप्लव दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। विप्लव को जाता हुआ देखकर रचना निराश से अपनी गर्दन हिला देती है। विकल्प विप्लव के जाने के बाद रचना की तरफ देखते हुए बोला, चाची शोभित भाई कहाँ गए हैं? जिसे सुनकर रचना बोली, पता नहीं निधि जी कहाँ चली गई हैं, शोभित उन्हें ही ढूंढने गया है। रचना की बात पर विकल्प हैरान होते हुए बोला, आप ये क्या कह रही हो? वो इस तरीके से कहाँ जा सकती है? रचना अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। विकल्प बाहर की तरफ जाते हुए बोला, मैं भाई के साथ जा रहा हूँ और विप्लव अदिति को इस बारे में कुछ मत बताइए।
इतना कहकर विकल्प बाहर की तरफ चला जाता है। सभी उसे जाता हुआ देखते हैं और घर के बड़े परेशानी में वही मेन हॉल में ही बैठ जाते हैं। इधर बनारस सिसोदिया हवेली में रात का वक्त वैशाली बार बार करवट बदल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वैशाली परेशान होकर उठकर बैठ जाती है। अमृत, जो कि लैपटॉप में काम कर रहा था, वैशाली को जागता हुआ देखकर बोला, क्या हो गया? तुम्हारी नींद अचानक कैसे खुल गई? वैशाली पानी पीकर गिलास फिर से काउंटर पर रखते हुए अमृत की तरफ देख कर बोले, हमको नींद नहीं आ रही है, हमको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। जिसे सुन अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं कल की टिकट बुक करता हूँ, हम घर जाएंगे। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम भी वही कह रहे थे, हमको यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वैशाली और अमृत एक दूसरे को देखते हैं तो अमृत वैशाली को शांत बैठे रहने का इशारा कर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने देवराज जी खड़े हुए थे। देवराज जी को इतनी रात को देखकर वैशाली थोड़ी सी हैरान होकर बोली, मामा जी, इतनी रात को आप यहाँ पर? देवराज जी अंदर आकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोले, तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी थी हमें। देवराज जी की बात पर वैशाली कंफ्यूजन में बोली, क्या बात करनी थी? देवराज जी 2 मिनट चुप रहकर बोले, इंद्र मित्तल जेल से छूट चुका है, सिर पर कफन बांधकर निकल रहा है, जो भी उसके रास्ते में आ रहा है मार रहा है। देवराज जी की बात सुन अमृत वैशाली की तरफ देखने लगता है, जिसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। जिसे महसूस कर अमृत वैशाली से बोला, वैशाली खुद को शांत रखो। अमृत की बात सुन वैशाली अपने दांत पीसते हुए बोली, हमने पहले ही बड़का भैया से कहा था, सांप है वो बाप है तो क्या हुआ, साला एक दिन फोन जरूर उठेगा, कुचल देते हैं। लेकिन उनको तो कानून नज़र आ रहा था। अमृत वैशाली की बात सुनकर बोला, क्योंकि कानून नाम की भी एक चीज़ होती है। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हमारे सामने अपने कानून का डंका बजाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बहुत अच्छे से पता है। देख रहे हो ना, अपनी बीवी के मार दिया, इतने सारे इलीगल काम करे, लेकिन फिर भी तुम्हारे कानून ने उसे छोड़ दिया। अमृत वैशाली से और कोई बहस ना करते हुए देवराज जी की तरफ देख कर बोला, आपको किसने बताया कि वो जेल से रिहा हो चुका है? देवराज जी अमृत की बात पर बोले, सौंदर्य, जो मित्तल परिवार का वकील है, हमारा खास आदमी है, उसने ही हमें बताया है। वैशाली देवराज जी की बात पर बोले, आप कह रहे थे कि सिर पर कफन बांध कर निकला है, किसको मारा है उसने? वैशाली के सवाल पर देवराज जी उसे देखते हुए बोले, हमने ऐसा कब कहा कि उसने मारा है? हमने कहा कि सिर पर कफन बांध कर निकाला है, मतलब ज़रूर किसी को मारेगा। वैशाली इरिटेट होकर बोली, तो पहले से काहे हार्ट अटैक दे रहे हो हमको? भाई हमको बता दिया ना, बस हम जा रहे हैं कल वापस मुंबई। देवराज जी वैशाली के इरिटेशन को देखते हुए अमृत से बोले, तुम संभालते कैसे हो इसको? ये सुन अमृत हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जैसे आप संभालते थे। देवराज जी अमृत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, भगवान तुमको हमेशा इस आफत को संभालने की शक्ति दे, कल सुबह मिलते हैं, शुभ रात्रि। इतना कहकर देवराज जी कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमृत दरवाज़ा अंदर से बंद कर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम सबसे ऐसी ही बात करती हो क्या? वैशाली बिस्तर पर लेटते हुए बोले, अब हमको नींद आ रही है, हमको डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर वैशाली अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमृत उसके पास जाकर उसे चादर अच्छे से उठाने के बाद फिर से लैपटॉप में लग जाता है। इधर शोभित की गाड़ी फुल स्पीड में आकर सनसेट होटल के लॉन्च पर रुकते हुए दौड़ते हुए अंदर आता है तो देखता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इंस्पेक्टर पांडे शोभित की तरफ देखते हुए बोला, आप आ गए मिस्टर शारंग? डेविड, जो वहाँ पर खड़ा सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी सास का मर्डर हो गया। शोभित डेविड की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ये सब किया किसने और ये यहाँ पर क्या कर रही थी? डेविड अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी, और अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें हेवन जाकर पता लगाना होगा। तो मारना चाहते हो तुम? डेविड की बात सुनकर शोभित अपने दांत पीस कर बोला, ऋतिक कहाँ पर है? अगर तुम अपनी बंदी के साथ मणिपुर के लिए जा सकते हो तो क्या वो किसी को डेट नहीं कर सकता?
हर वक्त क्या तुम्हारा काम करता रहेगा? डेविड ने शोभित से कहा। डेविड के फिर से उल्टा जवाब देने पर शोभित गुस्से से बोला, क्या तुम मुझे सीधा जवाब नहीं दे सकते? मेरे बॉस के अलावा किसी और के लिए मेरे पास सीधा जवाब देने का वक्त नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो। डेविड ने लाश की तरफ जाते हुए कहा। शोभित उस तरफ जाने लगता है, जिस पर इंस्पेक्टर पांडे उसे रोकते हुए कहते हैं, सॉरी सर, लेकिन आप उस तरफ नहीं जा सकते। शोभित डेविड की तरफ इशारा करके बोला, अगर वो नालायक जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरी सास है वो। जिस पर डेविड थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, डिटेक्टिव हूँ मैं, लाइसेंस मेरे पास, तेरे पास है क्या, गधा कहीं का? इतना कहकर डेविड इधर उधर देखते हुए उधर की तरफ देखने लगता है। शोभित गुस्से में डेविड को घूरता रह जाता है। तभी वहाँ पर विकल्प, राजीव और राघव भी आ जाते हैं। लाश देखकर विकल्प के माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं। शोभित विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। विकल्प लाश की तरफ देखते हुए घबराहट में बोला, ये क्या हो रहा है? किसने किया ये सब? बनी की माँ को किसने मार डाला? राजीव विकल्प की बात सुनकर बोला, इन्वेस्टिगेशन चल रही है विकी, तुम शांत रहो। जिस पर राघव राजीव की तरफ देखते हुए बोला, बॉस को कॉल करना चाहिए। जिस पर ऋतिक आते हुए बोला, क्या वो कोई अंतर्यामी है जो उनके आ जाने पर जो ये सब कर रहा है पकड़ा जाएगा? ऋतिक की बात पर शोभित उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी फैमिली की हिफाजत करना। ऋतिक शोभित की बात सुनकर बोला, फैमिली की हिफाजत करने के लिए कहा था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, फैमिली की नहीं। शोभित ऋतिक के बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी वाइफ है। जिस पर ऋतिक बोरियत में बोला, एक बात बताओ, तुम्हारी सासू माँ को ऐसी कौन सी चूल मची थी जो इतनी रात को इस होटल में आई थी? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।